चलें जी, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग की क्लास हो रही है आफ्टर गुड 3 days एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट्स। हॉलीडेज हॉलीडे तो खैर नहीं कहेंगे, वेकेशन भी नहीं कहेंगे, है ना। तो क्या सुनाए जनाब, क्या रहा रिजल्ट, कैसा रहा? इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग यू शुड विद द क्लास। दुआ तो मैंने उम्मीद तो मैंने यही की थी कि थर्सडे को जब आप सबसे मुलाकात होगी तो खुशी खुशी जो है सारे और डिटर्मिनेशन के साथ सारे आएंगे क्लास में। अच्छा जी, ये जैसे अहमद ने बताया था ना कि कौन से ऑडिट और FAR 1 माशाल्लाह दोनों पास हो गए। सारे जरा अपने साथ अपने इसी तरह से बताएं कौन सा अपेयर, किस पे अपेयर हुए थे और फिर क्या क्या पास हुए। फेल नहीं बताना चाह रहे ना बताए, नो इश्यूज। और मैं अबीबा के 2 पास 1 फेल चले, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड इनफ। कौन से पास कौन सा फेल हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का रिजल्ट की डिस्कशन करके फिर इंशाल्लाह हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। शाहजेब कौन से दोनों पास हुए? सना आपके कौन कौन पास हुए हैं? शबनम का FAR 1 पास, दैट्स ग्रेट। FAR 1 FAR 2 उम्मे हबीबा का पास हुआ है। FAR 1 ऑडिट पास हुआ है, ठीक है। यू डिड नॉट अपेयर इन द लास्ट अटेम्प्ट। ओ जबरदस्त, जेबा के 3 पास हुए हैं, इकोनॉमिक्स, बी लॉ एंड FAR 2, बेहतरीन हो गया। मनीबा के 3 माशाल्लाह से, दैट्स ग्रेट। टैक्स पास, FAR 1 एंड लॉ फेल। चले आयशा, नो इश्यूज। FAR 1 एंड लॉ दोबारा से इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट में देंगी। तो अब क्या अप्रोच रखी है? CMAC apparently you'll continue with CMAC and you'll appear in FAR 1 and law, right? चलें, BM कोई बात नहीं है, मैं अभी भाई can do again। इंट्रो टू अकाउंटिंग एंड इको दिए थे। अच्छा शाहजेब, आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग और इको के बाद एकदम से जंप लगाया कॉस्ट पे। FAR 1 FAR 2 अभी दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। FAR 2 एंड ऑडिट, FAR 2 पास, ऑडिट 43। अच्छा, समरा का ऑडिट हो गया, कोई बात। लॉ 35 पे हो गया। हमजा कोई इशू नहीं। अब्दुल्ला का FAR 2 पास हो गया, जबरदस्त। FAR 1 CMAC एंड ऑडिट में अपेयर होंगी। चलें ठीक है, गुड इनफ, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। आई आई कैन सी कि ओवरऑल माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, FAR 1 टैक्स कॉस्ट एंड लॉ दे रहा हूँ, लास्ट टाइम पढ़ा था बट पेपर नहीं थी। ओह अच्छा, चलो चारों दे रहे हैं, FAR 1 टैक्स कॉस्ट एंड लॉ। ओए होए होए, काफी हैवी कॉम्बिनेशन है आपका, है ना। लास्ट टाइम से मुझे लग रहा है काफी अच्छा है रिजल्ट। एटलीस्ट ऐसा कोई नहीं है कि जो क्लीन बोल्ड हुए हो, है ना, कि क्लीन बोल्ड कोई भी नहीं हुआ। सबकी या तो एक जो है वो गिरी है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो जो विकेट होती है उसके अंदर जो डंडे होते हैं, है ना। नहीं, वो जो डंडे होते हैं उनको भी विकेट ही कहते हैं। तीनों किसी की भी नहीं गिरी, स्टम्प्स जो है, हाँ स्टम्प्स एग्जैक्टली। तो किसी का जो है वो तीनों स्टम्प्स नहीं गिरे, या तो एक गिरा है। अच्छा, यू हैव सीन बोल्ड, लेकिन बहुत कम होंगे ना, क्लीन बोल्ड जो है वो बहुत कम होंगे, तीनों स्टम्प्स वाले बहुत कम है अपेरेंटली। लास्ट टाइम असल में मैंने पूरा जो है वो नहीं सेशन प्रॉपर एक कोई मैंने नहीं पढ़ाया था। एज यू माइट नो कि आई टुक जस्ट प्रैक्टिस सेशंस, और वो भी ऑब्वियसली बात है एंड में आके थोड़ा सा मैं नहीं नहीं कॉस्ट इंशाल्लाह हो जाएगी। कॉस्ट का बल्कि मैंने वैसे जो है वो उसका देखा था रेशो, तो गिरा तो है कंपेयर टू स्प्रिंग 2019, ऑटम 19 का जो रेशो है वो आई कैप की शायद वेबसाइट पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गिरा तो है बट इट्स ओवरऑल ठीक है, मुनासिब है। आई थिंक इट वाज आई डोंट नो, मे बी 35% था या कितना ऐसे करके था। हाँ देखो, कॉस्ट ऑब्वियसली बात है, वही मैंने आपको बताया ना, मुश्किल क्यों स्टूडेंट्स को लगती है, पहली दफा पढ़े होते हैं इतना। वैसे अगर आप देखें ना, मतलब इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। वो बोलते हैं ना बहुत ही कोई टेक्निकल हो,
सर पे से गुजर रहा सारा, बस लॉजिक पे डिपेंड करता है। लॉजिक आप पे डेवलप हो गया तो इट्स वेरी इजी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। पहली दफा ये ना प्रैक्टिस करके बेटा, मतलब आपको पता है ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर तो यही चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है ना। तो और वही वाले क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। यू हैव टू डू दैट। बार बार उन्हीं सवालों की भी प्रैक्टिस करें। और जब उन क्वेश्चंस की पर भी कमांड This call be recorded. FAR1 नहीं कॉस्ट इंशाल्लाह हो जाएगी। कॉस्ट का बल्कि मैंने वैसे जो है वो उसका देखा था रेशो, तो गिरा तो है कंपेयर टू स्प्रिंग 2019 ऑटम 19 का जो रेशो है वो आई कैप की शायद वेबसाइट पे था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गिरा तो है बट इट्स ओवरऑल ठीक है, मुनासिब है। आई थिंक इट वाज आई डोंट नो मे बी 35% था या कितना ऐसे करके था। हाँ देखो कॉस्ट ऑब्वियसली बात है, वही मैंने आपको बताया ना मुश्किल क्यों स्टूडेंट्स को लगती है, पहली दफा पढ़े होते हैं इतना। वैसे अगर आप देखें ना मतलब इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। वो बोलते हैं ना बहुत ही कोई टेक्निकल हो, सर पे से गुजर रहा सारा, बस लॉजिक पे डिपेंड करता है। लॉजिक आप पे डेवलप हो गया तो इट्स वेरी इजी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। पहली दफा ये ना प्रैक्टिस करके बेटा, मतलब आपको पता है ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर तो यही चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है ना। तो और वही वाले क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। यू हैव टू डू दैट। बार बार उन्हीं सवालों की भी प्रैक्टिस करें। और जब उन क्वेश्चंस की पर भी कमांड हासिल हो जाए देन गो फॉर रेफरेंस बुक्स एंड ऑल। चलें जी। सैटरडे को फिर हमने एक लंबा चौड़ा होम असाइनमेंट आप लोगों को मिला था। तकरीबन 6-7 सवाल थे उसके अंदर। आई होप कर लिए होंगे सबने और अपलोड भी कर दिए होंगे। आज मैंने उनको सैंपल बेसिस पे से देखना है। शाहरुख मैंने आपको बताया ना इस तरह कॉलिन ड्यूरी एक बुक अच्छी है, मैड्स एंड उजरी रेफरेंस के लिए मैं यूज करती हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हर चीज उसमें से नहीं पढ़नी। ठीक है, जो चीज लग रहा हो कि ये चीज जो है हमने नहीं की हुई क्लास में वो आप ना पढ़ें। जी सैटरडे का मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी थी, सैटरडे की मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि अपलोड कर दें। नहीं जनाब ऐसे ही देखिए, आपको पता है ना जो हमारे आई कैप की बुक्स के अलावा या पैक की बुक्स के अलावा जो बुक्स हैं वो आई कैप के सिलेबस पे तो नहीं बनी हुई ना बेटा। वो तो प्रॉपर फिर पूरी प्रॉपर बनी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर उसमें सब चीजें। तो आपकी टेलर मेड फॉर योर सिलेबस, टेलर मेड टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स आर आई कैप स्टडी टेक्स्ट एंड पैक क्वेश्चन बैंक। तो वो तो बेहतरीन है ना। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि एट अ मिनिमम ये दोनों चीजें आप लोग करें। इनको इनके ऊपर आपकी कमांड हासिल हो उसके बाद आपने इन दोनों के ऊपर जाना है, वरना आपने कंफ्यूज हो जाना है। ठीक है, आपने रेफरेंस अपना किसको बनाना है, यू नीड टू keep the syllabus in front of you, you need to keep ICAP study text and PAC
handbook in front of you while reading these two books. जी बिल्कुल, थियोरी पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज ना पढ़े, कोई बहुत ही एडवांस चीज ना पढ़े। 10 सबमिशन सिर्फ मुझे रिसीव हुई हैं। हाँ जी, किधर है बाकी सबकी? अब्दुल्ला मुनीर सबमिटेड, एमन शकील ने सबमिट करा दिया है। अनस सलीम, किधर है आपका होम असाइनमेंट? अरसलान, वेयर इज इट? आयशा खालिद, चले आपने अपना बता दिया। मैंने भी चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है, मैं सिर्फ आप लोग की अटेंडेंस लिस्ट देख रही हूँ। दिलशाद खान, जी जनाब। फरजीन ने सबमिट करा दिया। गुलाम मोहम्मद अली खान, किधर है होम असाइनमेंट आपका? हमजा इमरान, हाँ जी, वेयर इज इट? हसनैन ने करा दिया है, गुड हो गया। मोहम्मद शाहरुख ने सबमिट करा दिया है। मिनाहिल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साइम, किधर है होम असाइनमेंट? मैं अभी चैट बॉक्स अब देखती हूँ क्या क्या आप लोगों के एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। जी, क्या किया जाए? अच्छा, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नाजर, डिसमिसल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या ख्याल है? मोहम्मद तौकीर, हाँ जी, होम असाइनमेंट का है। मुनीबा ने सबमिट करा दिया है, समरा ने करा दिया है, सना रूज ने करा दिया है, शबनम ने करा दिया है। दैट्स इट। मोहसिन, किधर है आपका? शाहजेब, सुंदस, उम्मे हबीबा, जेबा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे फिर क्लास से आज। सुंदस ने अभी किया। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं अपलोड नहीं किया, अभी कर देंगे। लेक्चर्स मिस हुए हुए, अभी वो कवर कर रही हूँ। अच्छा हमजा, ये इस तरह के मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हर लेक्चर के बाद मुझे ये कहा हुआ है आज से ऑनवर्ड्स होगा। क्यों भाई? क्लास नहीं ली, ग्रुप में ये बात हो चुकी थी। अनस, ग्रुप आप चेक किया करें प्लीज। होम असाइनमेंट ग्रुप में एक स्टूडेंट है वो कर देते हैं हमेशा। हाँ जी अब्दुल्ला, अभी डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, आज आ जाएगी। अब जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया उनको फिर मैं आज के दिन का ही नोटिस दे रही हूँ सिर्फ। अब उनको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज अपलोड करने हैं, कल पक्का डिसमिसल। आज न्यू टॉपिक से रिज्वाइन किया। चले, मिनाहिल हो गई और अनस ने अपेरेंटली, क्यों भाई क्लासेस क्यों मिस की हैं आप लोगों ने? और ये जो 3 दिन थे उनमें क्यों नहीं कवर किया? मतलब ये 3-4 दिन आपके पास छुट्टियों के थे, बहुत बेहतरीन आप लोगों के पास मौका था टू कवर मिस लेक्चर्स, व्हाई डिडंट यू डू दैट? अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी क्लासेस के साथ हमारा पूछा पूरा पीछे बिल्डअप हुआ हुआ है, 8-10 लेक्चर्स हमारे मिस हुए हुए, हम क्लासेस के साथ जो है वो कवर कर लेंगे, आपको पता है कितना मुश्किल होता है दिन में एक से ज्यादा देखने का। 2 दिन का ग्रेस पीरियड टाइम दे रही हूँ। 2 दिन के बाद अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने अपलोड नहीं किए हुए होम असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कराए, तो फिर फॉर श्योर डिसमिसल फ्रॉम क्लास। गॉट इट? अब मैं अगर ये 2 दिन नहीं रखूंगी तो आप लोगों के लेक्चर्स भी कवर नहीं होने वाले, मैं ये बता दूं आपको। 2 दिन के अंदर आप लोगों ने कवर करने अपने मिस लेक्चर्स एंड यू हैव टू सबमिट योर होम असाइनमेंट जैसे कि तैसे, ठीक है?
लेबर का टेस्ट अभी जरा मुझे मेरा जो टीए मुझे ओके कर दे कि उसने चेक कर लिया, तो फिर इंशाल्लाह ज़ेबा कल परसों में, बल्कि मुझे याद है मटेरियल्स का भी शायद हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मटेरियल्स में मेरे ख्याल से सच कोई था नहीं डिस्कशन का पॉइंट, वो भी इंशाल्लाह इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओवरहेड्स का टेस्ट कब होगा? कमिंग वीकेंड पे रख लेते हैं उसको। चलें जी, अब जरा आते हैं इस तरफ, डिस्कशन करते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर इंशाल्लाह हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंशाल्लाह। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में अपेरेंटली प्रॉब्लम आ रहा है जी। क्या मसला आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में? डेप्रिसिएशन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इश्यू आ रहा है बेटा? अब्दुल्ला, क्या प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन में? आप बताओ ना, स्पेसिफिक बताओ। अच्छा जी, यहाँ पे इसने बता दिया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 1.56 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे इसने एंड बिल्डिंग भी कर दिया। ठीक है जनाब, तो इतनी बात हमें पता है, हमें ये आइडिया हो गया कि अगर तो उसने हमें हमारे ऊपर छोड़ दिया अप्रोप्रिएट बेसिस तो क्या होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन इज अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यस, और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे तो नहीं एलोकेट हो सकती ना, है ना? तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे एलोकेट होनी चाहिए? फैक्ट्री स्पेस के बेसिस पे, है ना? फैक्ट्री स्पेस के बेसिस पे। अच्छा जी, उसने फिर आपको क्या दे दिया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है 10% पर एनम। ठीक है, उसने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरीज भी दे दिया और उसने यहाँ पे फैक्ट्री स्पेस भी दे दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जरा आप इस तरह से कैलकुलेट पहले करें कि 6 मिलियन का 10%, बीटा में 4 मिलियन का 10%। अपेरेंटली यहाँ पे नेटबुक वैल्यू आपको नहीं दी हुई, कॉस्ट के ऊपर इसका मतलब है 10% अप्लाई करेंगे, और गामा का 3 मिलियन का 10%। जरा कैलकुलेट करें टोटल कितना बनता है? 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख जी, कितना बनता है ये? 1.3 मिलियन, है ना? अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो हमें ये थोड़ा आइडिया हो रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बनता है 1.3 मिलियन। अब्दुल्ला, पॉइंट समझ आ रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बनता है 1.3 मिलियन। 1.3 मिलियन तो इसका मतलब है अपोर्शन होना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? अब बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है 1.5 मिलियन में, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी अगर आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बेसिस पे एलोकेट करते हो तो वो बात समझ नहीं आती, क्लिक नहीं करती बात। बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ मशीनरी से क्या ताल्लुक, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.56 मिलियन में से 1.3 मिलियन तो आपने पोर्शन कर दिया। ये तो सिंपल हो गया ना, 6 मिलियन का 10% चला गया अल्फा पे, बीटा का 4 मिलियन का 10% चला गया बीटा पे, और गामा में 3 लाख चला गया, राइट? ये तो आपने सेपरेटली पोर्शन कर दिए, और जो बाकी बचे 1.56 मिलियन में से वो अब आपने पोर्शन करने ऑन व्हाट बेसिस? 40, 35 एंड 25%। हाँ जी, और बताए। और बताइए क्या इश्यू है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए प्राइम कॉस्ट क्यू यूज करता है, तो फिर क्या यूज करे बेटा? प्राइम कॉस्ट इज समथिंग विच इज नोन।
प्राइम कॉस्ट के अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सारी टोटल कॉस्ट करनी है ना उसने बेसिकली। ये बिल्कुल लॉजिकल सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 हैज गॉट काइंड ऑफ नथिंग टू डू विद एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। यस, ओवरहेड्स का इसमें सच कोई है ही नहीं सिवाय इस चीज के। यहाँ पे सिंपल उसने आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिया हुआ है ना। अब वर्ड प्रॉब्लम जब हमें दिया हुआ है, उसने हमें दे दिया प्रॉफिट मार्जिन, है ना। जब हमें उसने प्रॉफिट मार्जिन दे दिया और हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई निकालने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ओवरहेड्स और अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स और क्या निकालने हैं, एडमिन एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस और नो। तो हमारे पास सबसे पहले ये पता है, हमें सेल्स की अमाउंट पता है पूरी 100%, है ना, वी नो दिस। किधर गया सेल्स, हमें पता है 65,000, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो फॉर एग्जांपल पेटल का सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। पेटल की जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो पेटल के केस में सेल्स हमें पता है 65,000। ऑन द अदर हैंड जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच एंड एडमिन एक्सपेंसेस। यस, 4 चीजें हैं ना। तो डायरेक्ट मटेरियल इज नोन, डायरेक्ट लेबर इज नोन, ठीक है। फिर इसके अलावा वो क्या कह रहा है, आपका जो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हमारे पास, हमें परसेंटेज नहीं पता कि डायरेक्ट लेबर का व्हाट परसेंट, राइट। और उसने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का भी एक्स की टर्म्स में हम बना सकते हैं सिंपल। तो प्राइम कॉस्ट का डायरेक्टली यहाँ से क्या ताल्लुक है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें पता है, तो उसने यूज करना ही करना है उसको। तो प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच प्लस एडमिन एक्सपेंसेस, ये आपका बेसिकली टोटल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट एलोकेटेड टू कॉस्ट। यस, क्यों नहीं एलोकेट करते बेटा, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इज अ पीरियड कॉस्ट। एडमिन सिर्फ ओवरहेड्स में, हम ओवरहेड्स के चैप्टर में, मैं दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, ये बात मैंने क्लास के दौरान भी लेक्चर में एक दफा रिपीट की थी। ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने जितना कुछ पढ़ा है दैट इज पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन ओवरहेड ओनली। और ये स्टार्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। एक आपके होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वी आर नॉट कंसर्न विद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट द मोमेंट। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, and they are not of our relevance because these are entirely period costs। ठीक है, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट में बिल्ड होते हैं। तो वो किस तरीके से बिल्ड होंगे, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे बिल्ड होंगे, ठीक है। तो एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी एलोकेटेड और अपोर्शनड व्हाटसोएवर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 के रेफरेंस से अगर आप बता रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 तो एंटायरली एलोकेशन अपोर्शनमेंट से बाहर है, इसमें तो कोई एलोकेशन या अपोर्शनमेंट की बात ही नहीं हो रही। वो ये कह रहा है कि आपने प्रॉफिट और उसको यूज करके टोटल कॉस्ट निकालनी है, दैट्स इट। तो आपको टोटल प्रॉफिट पता है, आपको सेल्स पता है, आपको टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स में आपको बेसिकली एक्स और वाई करके निकाल के आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन एक्सपेंसेस की फिगर निकालनी है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट और व्हाटसोएवर। वो बस ये कह रहा है कि आपने एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे दी है और आपने उसको यूज करके ओवरहेड्स और उसकी फिगर निकालनी है। वो बता दिया है कि फॉर्मूला बनाने के लिए बता दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे वो एडमिन के बारे में बता रहे हैं कि जी एडमिन ओवरहेड्स की जो है कैलकुलेशन परसेंटेज दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो एग्जैक्टली वो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के जो टिपिकल सवाल होता है ये वो नहीं है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया, पॉइंट नंबर 5 इनडायरेक्ट मटीरियल्स। हाँ जी, क्या अप्रोप्रिएट अपॉर्शनमेंट बेसिस होगा इनडायरेक्ट मटेरियल्स का? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स, मशीन वैल्यूज, एरिया स्क्वायर मीटर या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? जी शाहरुख।
इसमें क्या मसला है? आपका क्या आंसर था, पहले मुझे ये बताएं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे इनडायरेक्ट मटेरियल, उसका क्या ताल्लुक है? अच्छा, बाय द वे, इसमें मेरे ख्याल से हम नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम डिफरेंट कर सकते हैं। हमें उसने इन 6 में से डिसाइड करने को नहीं कहा हुआ ना। हमने तो हम इनके अलावा भी बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग इनके अलावा भी बता सकते हैं कोई बेसिस। इसमें उसने ये नहीं कहा कि ऊपर में से सिलेक्ट करें, यू हैव टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो तो ये कह रहा है कि करंटली वो ये बेसिस यूज कर रहा है, ठीक है। करंटली वो ये बेसिस यूज कर रहा है, तो अब आपने इनके अलावा भी हो सकता है। अच्छा जी, मुझे बात बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे हो गया मोहम्मद शाहरुख? अगर आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट करते भी हैं तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। मुझे बात बताइए, इनडायरेक्ट मटेरियल्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ताल्लुक क्या है? क्या ताल्लुक है? पहली बात तो ये कोई ताल्लुक नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते में उसमें होते क्या है, ये पहले मुझे ये बता दें। इनडायरेक्ट मटेरियल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? स्पेयर पार्ट्स, छोटी मोटे पुर्जे, है ना। छोटे मोटे पुर्जे हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, यानी कि स्टोर्स डिपार्टमेंट से जो चीजें आपकी इशू होती हैं, एग्जैक्टली स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए। तो या तो आप उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलें कि भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आ रही है कि जिस चीज में डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा लगेगा उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आइडियली ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन उसका भी आपस में कोई डायरेक्ट ताल्लुक है नहीं कि ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल का आपस में भी ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी, हो सकता है कि उसमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स यानी किस तरह की चीजें, छोटे मोटे नेल्स, ग्लू, पेंट, शेन, जरूरी तो नहीं है कि अगर डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू ज्यादा है तो इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू भी ज्यादा इस पर लगेगी, उस आइटम पे। जिसपे कम लग रहा है उस पर कम लगेगी, ऐसा कोई रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते, राइट। तो डायरेक्ट अगर होता भी तो आपका आंसर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज द मोस्ट इररिलेवेंट आइटम फ्रॉम द लिस्ट बेटा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अपेरेंटली यही लग रहा है कि आपके जितनी ज्यादा आपके स्टोर्स एंड स्पेस डिपार्टमेंट से चीजें इशू हुई होंगी, उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि जी इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अगर आपने देखा हो तो वो आपको काफी क्वेश्चंस में स्टोर्स कंजम्पशन की कोई फिगर दे रहा होता है ना। स्टोर्स कंजम्पशन वो लिख दें, स्टोर्स कंजम्पशन। स्टोर रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब आपकी जितनी भी कंजम्पशन के ऑर्डर्स इशू हुए हैं ज्यादा, उतना जो है वो ज्यादा आप इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो एलोकेट करेंगे, पोर्शन करेंगे। नंबर ऑफ रिक्विजिशन किधर आ रहा है? 5। स्टोर रिकॉर्ड, ये देखें, स्टोर कंजम्पशन लिख दें वो बेहतरीन हो जाएगा। नंबर ऑफ रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट के आपको फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, राइट। तो आपने जो है वो गामा अल्फा के नाम पे जो है वो ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी। आपने कहा कि भाई मुझे अल्फा के लिए, आपने 4 दफा जो है वो पीरियड में 4 दफा जो है वो रिक्वेस्ट भेजी स्टोर डिपार्टमेंट में कि इशू कर दें, हमें नेल्स हमें चाहिए अल्फा के लिए, ठीक है। गामा के लिए आपने 10 दफा स्टोर में रिक्वेस्ट भेजी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है ना हर जगह पे, इतना आई होप आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बिजनेस के अंदर प्रॉपर एक अगर डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज चाहिए वेयर हाउस में से, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। स्टोर्स एंड स्पेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इतने नेल्स चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो भी आइडियली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से फिर हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट कर सकते हैं ना। अब नेल्स तो इकट्ठे आपने खरीदे, पेंट आपने इकट्ठा खरीद के अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो अब वो किस प्रोडक्ट के लिए आप पेंट मंगा रहे हैं वो भी आइडियली मेंशन होना चाहिए उस रिक्वेजिशन पे, ताकि जो पेंट का इकट्ठा कॉस्ट आपने इनकर किया है वो फिर एलोकेट हो सके फॉर दिस पर्पज, ठीक है। हाँ जी, और बताइए जल्दी से, फिर हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं।
और 2 दिन का मैं आप लोगों को और दे रही हूँ। कोई बात नहीं मोहम्मद शाहरुख, ये इसी तरह होता है। आप मुझे बताएं, क्या इससे पहले जितने भी आपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पास किए हैं, जब आप इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ रहे थे पहली दफा, अकाउंटिंग ही पहली दफा पढ़ रहे थे, जब आप FAR 1 पढ़ रहे थे, FAR 2 अगर किसी ने पास कर लिया, FAR 2 जब आप पढ़ रहे थे, तो क्या पहली दफा में कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है, यस और नो? या ऐसा कोई सवाल ऐसा हुआ है कि पीछे से देख के जो है वो क्लियर रहा हो, वो खुद ही क्लियर हो गया? हाँ जी, फिर तो मुझे बात बताइए, इतनी दफा आपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतनी दफा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ के फिर कॉस्ट की तरफ आए हैं, तो फिर क्यों इतना डरे हुए कॉस्ट अकाउंटिंग में? हर सब्जेक्ट में जब थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, जब हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, तो व्हाट्स न्यू अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल में फिर भी फॉर्मेट होता है, मैं कहती हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग भी ज्यादा आसान है, फॉर्मेट एटलीस्ट याद रखना पड़ता है, हजार उसमें चीजें होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो आपने बस वर्किंग करके फाइनल आंसर अपने एग्जामिनर को देना है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक इंट्रो टू अकाउंटिंग। इंट्रो टू अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट से पहले वाले जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स थे, जिसमें आपको वर्किंग करके कोई ना कोई फिगर, हाँ बस ये कह सकते हैं कि उसमें टी अकाउंट्स होते थे, यहाँ पे अभी सो फार कोई टी अकाउंट्स नहीं है, अभी हम टी अकाउंट्स वाले चैप्टर्स पर आएंगे, जब हम जो सारी डबल एंट्रीज जिसमें हमारा फोकस होगा, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत आगे जो है वो कहीं कहीं पे आ रहे हैं इन्वॉल्व आपके टी एग्जाम्स, फॉर्मेट्स भी अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे। अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर करके चीजें याद हो जाती हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें याद हो ही जाएंगी। मैं प्रेजेंट करने का अगेन कोई फॉर्मेट आपको पता है कि नहीं होता, ठीक है? आप जिस भी तरीके से प्रेजेंट करें, वर्किंग्स क्लियर होनी चाहिए। मेरी अगर रिक्वायरमेंट है, मैंने अगर आपको ये कहा हुआ है, माई रिक्वायरमेंट इज फॉर यू टू कैलकुलेट के फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर बता दें, अब भले वो आप उसको जिस भी तरीके से सॉल्व करें, मुझे फाइनल आंसर अगर आपने लिख दिया, योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इसीलिए मैं आपको क्या बार बार ये कहती हूँ, जब भी होम असाइनमेंट देती हूँ, पहले यू शुड सॉल्व योर ओन आंसर एंड देन चेक योर फाइनल आंसर फ्रॉम द बैक। अगर आपका फाइनल आंसर पीछे से मैच नहीं करा, फिर आप उनकी वर्किंग थ्रू गो थ्रू करें। क्या जी, मेरी वर्किंग और उनकी वर्किंग में सिर्फ तरीके में क्या फर्क है? फॉर्मेट डज नॉट मैटर हियर बेटा। सीमैक में हर सवाल न्यू तरीके से सॉल्व होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप देखें ना तो उसमें सवाल पूछने का तरीका ज्यादातर डिफरेंट है, बाकी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो सेम होता है ना। ठीक है, तो इसको अपने सर पे सवार मत करें, बिल्कुल भी इसको सवार ना करें। अब जाहिर सी बात है, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बेटा FAR 1 इंट्रो में भी शैटर हो जाता था, जब फॉर्मेट्स भी आपके सामने होते थे, तो तब कौन से आपके सवाल पहली अटेम्प्ट में ठीक होते थे, ये बताएं जरा। हाँ जी, अब सबने मुझे नो 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 किया है। FAR 1 में भी प्रॉब्लम आता था, FAR 2 में भी प्रॉब्लम आता था, इंट्रो में भी प्रॉब्लम आता था, सॉल्व करते हुए पहली अटेम्प्ट में सवाल नहीं होता था, पीछे से देख के समझ में आती थी। तो मेरा फिर आपसे सवाल ये है, उसमें तो फिर फॉर्मेट होता था, उसमें तो तरीका होता था करने का, उसमें फिर क्यों नहीं 100% ठीक होते थे क्वेश्चन? उसमें भी कॉन्फिडेंस लेवल शैटर होता था। उसमें कौन सा आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से जाते थे एग्जाम देने के लिए? उसमें भी होता था कि पता नहीं सवाल कैसा आ जाएगा। हाँ जी, फाइनल अकाउंट्स पे लगता है क्वेश्चंस भूल गए जब इंट्रो टू अकाउंटिंग में सॉल्व करते थे। उसमें भी तो हर चीज में अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक नई कोई मंतक दी हुई होती थी, एक कोई ट्विस्टेड सा रिक्वायरमेंट होता था। FAR 2 के अंदर काफी चीजें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैसे भूल गए? पता है कि एंड में बनाना क्या है, लेकिन बीच में उसको सॉल्व तो किस तरह से करना है। और जो एंड में जो फॉर्मेट होता था उसके तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स होते हैं। मेन काम किसका होता है? वर्किंग का। हाँ जी,
तो जब ये हर सब्जेक्ट में इसी तरह से होता है, जब भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फिर व्हाट्स न्यू अबाउट इट, तो परेशानी वाली बात क्या है? और परेशानी का लेवल फिर ऑब्वियसली बात है, अब आप बड़े होते जा रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे आते जा रहे हैं, आगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस में भी पढ़ेंगे। तो अब जब बड़े बड़े हो रहे हैं तो गेट रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, नो? मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इंट्रो टू अकाउंटिंग के लेवल के या FAR 1 के लेवल के ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, FAR 2 के लेवल के ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अब तो कैफ लेवल से जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा? अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें मुश्किल होती रहेंगी। और सबसे बेहतरीन इसका तरीका क्या होता है? क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी होती है मोहम्मद शाहरुख। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो फिर आपको काफी हद तक आइडिया हो ही जाना चाहिए कि किस तरीके से लेकर चलना है। अगेन, जितनी भी आप लोगों की बातें हैं उनका एक ही जवाब है मेरे पास, वो ये है, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार भी सॉल्व करेंगे, उससे भी बहुत आसानी होगी, बिकॉज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर एट अ डिफरेंट फॉर्मेट, राइट? डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना होता है वो जब सीखेंगे तो एक नए जब फॉर्मेट के ऊपर सवाल आएगा तो वो भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जनाब, टेक्निकल तो है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें तो कोई मसला वो है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक है, चलें जनाब, पहले तो हम जरा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप का ले लें या समझ लें जरा कि मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, हम लोगों ने सो फार जितने अभी अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी भी हमने सीखी है वो सारी की सारी बाय द वे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे की है। ठीक है, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात भी कर रही हूँ। जब हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली बात करते हैं, मेजर हमारा फोकस होता है किसके ऊपर? इन्वेंट्री के ऊपर। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर्स क्या होंगी, प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे उसमें फोकस होंगी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि सो फार आपने जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है, जितना भी हमने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सो फार, वैसे तो इतनी को खास अभी हमने सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की हमने बात की, तो उसमें जितनी भी हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ी है, प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ी है, वो पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, सिंपली स्पीकिंग, जब हम मार्जिन, वैसे सारी चीजें आपके उसमें पैक क्वेश्चन बैंक में भी लिखी हुई हैं, ICAP स्ट्रेटेक्स में भी लिखी हुई हैं, इसलिए सिर्फ हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं कि जी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या व्हाट मेक अप द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट की क्या क्या चीजें पार्ट बनेंगी, तो उसमें फिर प्ले व्हाट कम्स इनटू प्ले आपके डिटरमिन करता है व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू यू फॉलो। मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, इट कैन आइदर फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मैं सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इंटरनल, ये सारा इंटरनल काम हो रहा है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए होती है? दिस इज नॉट फॉर आउटसाइड रिपोर्टिंग, दिस इज नॉट फॉर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारी चीजें इंटरनल रिपोर्टिंग, और ये हम लोग सारी चीजें, ये सारा इंट्रोडक्शन हम शुरू में कर भी चुके हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितना भी काम करना है वो मैनेजमेंट के लिए के वर्किंग हो रही है, मैनेजमेंट के लिए इधर उधर से, इसीलिए कोई खास हम देख रहे हैं कि कोई फॉर्मेट भी नहीं, कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को खुश नहीं करना, हमने किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो है वो रूल्स या रेगुलेशंस पे पूरा नहीं उतरना है, सच है ना। तो प्रोडक्ट, जब हम ये मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी बात करते हैं, तो इसमें भी जब हम ये कहते हैं ना कि मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, इट कैन आइदर गो फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, इट कैन आइदर गो फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और आप देखेंगे कि दोनों में बहुत एक मेजर फर्क है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक है, ये बात तो हम कर ही नहीं रहे। क्यों? मेरी बात गौर से सुनिएगा,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तो हमें हर हाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करनी है, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इवन दो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मार्जिनल क्या, एब्जॉर्प्शन क्या, ये बात मैं क्लियर कर दूं। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू हैव टू फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, जब मैनेजमेंट की अपनी उसके लिए बात करते हैं, तो फिर हमारे पास दो जो है वो ऑप्शंस आती हैं कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम ये बात कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट शैल इंक्लूड ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? सब चीजें अभी हम देखेंगे। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट शैल इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स प्लस वेरिएबल, ठीक है। जब हम मार्जिनल कॉस्ट को जरा फर्दर हम जरा अपना एनालिसिस करें तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कुछ ये हमारे पास सिनेरियो बनता है। क्या सिनेरियो बनता है? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगा, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होगा? वो कह रहा है कि सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट का कॉस्ट बने, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। यानी कि आपको पता है कि जी डायरेक्ट मटेरियल व्हाट दे आर वेरिएबल इन नेचर, है ना। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर भी जनरली क्या होता है? वेरिएबल इन नेचर होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? तीन कंपोनेंट्स है सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट के, है ना। तीन कंपोनेंट्स है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस और नो, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो ये तो इंटायरली वेरिएबल हो गए, ये तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट एफओएच? एफओएच में फिर हमने क्या लेना है? ओनली द वेरिएबल आइटम, ठीक है। ओनली द वेरिएबल एफओएच विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई आपकी इन्वेंट्री, एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री का खर्चा कितना आता है ना, ये बेसिकली मैं एक यूनिट ऑफ की कैलकुलेशन की मैं बात कर रही हूँ ना, कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें अगर कोई मुझसे पूछे तो कि भाई एक यूनिट का आपका खर्चा कितना है, कॉस्ट कितना इनका हुआ, तो मैं क्या करूंगी? उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल का बताऊंगी, डायरेक्ट लेबर का बताऊंगी और वेरिएबल ओवरहेड बताऊंगी, सिर्फ अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फॉलो कर रही हूँ क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करनी होती है हर हाल में, ठीक है। अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही हूँ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है इट विल कंप्राइज ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि आइडियली आपका बनना चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल तो उसमें होगा ही होगा, डायरेक्ट लेबर होगा ही होगा, वेरिएबल एफओएच भी डेफिनेटली होगा, और साथ में आपके पास फिक्स्ड एफओएच विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि हमने अभी सो फार हमने वही किया है ना। अभी हमने ओवरहेड्स के उसमें क्या किया था? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं, याद है ना, हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे एक हमने एग्जांपल की थी शायद, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अब जरा देखते हैं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल क्या होता है। तो अगर उसने वो बोला और आगे हमने देखा, अभी क्वेश्चन भी हमने और भी सॉल्व किए, कि वो आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर करता है कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, यस। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट तो होता ही होता था, और ओवरहेड के लिए क्या होता था? ओवरहेड पर यूनिट में हम यूज करते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे, याद है ना, है ना, ये बात याद है। हमने जायका लिमिटेड के अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें रिक्वायरमेंट में क्या होता था? यू हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बीटा, यू हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अल्फा, राइट। तो उसमें हम याद रखिएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में तो हम एक्चुअल लेते थे, ऑब्वियसली बात है, जो भी आपका पड़ता था। और ओवरहेड्स के अंदर हम क्या करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में
हमने दोनों चीजें यूज की थी, फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी। जरा मैं आ जाती हूँ ओवरहेड्स के चैप्टर पे। जब हम ओवरहेड्स के चैप्टर पे कोई भी हमने सवाल सॉल्व किया था ओवरहेड्स के चैप्टर में, अब मैं आ जाती हूँ फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, हो सकता है इसमें सारे कोई वेरिएबल भी हो अपेरेंटली। हाँ ये देखें, इधर आ जाए, इनडायरेक्ट वेजेस है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल वाला भी तो था। चले, ये रहा। अब इसमें देखें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये तो अलग चीजें हो गई। अब बाकी सारी चीजें क्या हैं, दीज आर ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस, ये सारी एफओएच हैं। अब इन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको पता है कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट वेजेस अपेरेंटली वेरिएबल है ना, अपेरेंटली वेरिएबल। अब इसमें हम बाइफिकेशन में नहीं जा रहे, लेकिन ये जो है स्टोर्स हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज लग रहा है कि वो फिक्स नेचर का होगा, लेकिन स्टोर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल का तो आइडियली हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल का भी फिक्स नेचर पे हो। जो भी सिनेरियो है, इनडायरेक्ट वेजेस हम अज्यूम करेंगे जी ये वेरिएबल है। फ्यूल एंड पावर अगेन वेरिएबल इन नेचर, है ना, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा फ्यूल एंड पावर लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अपेरेंटली फिक्स्ड, वाई, क्योंकि वो 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका एक्टिविटी लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अपेरेंटली फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स में क्या डिफरेंस होता है कि वेरिएबल इज समथिंग जो कि आपका वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो ये आइटम भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो ये आइटम भी। लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है फिक्स नेचर का है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह इंश्योरेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड, इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग फिक्स्ड, स्टोर स्पेस एंड सप्लाईज कैन बी कंज्यूम्ड वेरिएबल। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज्यादा स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल है ये। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अपेरेंटली फिक्स्ड। तो ओवरहेड्स के चैप्टर में जब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, अब इस रिक्वायरमेंट में यही था ना, यू नीड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, आई गेस, राइट। तो जब हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे तो हमने कभी भी बाइफिकेशन नहीं की थी बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सो फार ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए सारे ओवरहेड्स को कंसिडर किया, और सारे ओवरहेड्स को कंसिडर करने का मतलब ये कि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो की, यस और नो। हमने प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाया था सारे एफओएच को। वी डिड नॉट बाइफिकेट बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि सो फार आपने जितना भी काम किया है ओवरहेड्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में अब हमने नई चीजें पढ़नी है। नई चीज क्या है, बस उसमें एक चीज हटा देनी है, खत्म कर देनी है। इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमने जो ओवरहेड्स एलोकेट किए थे अपने एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, हमने वो एलोकेट किए थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में आपने फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड सबको कंसिडर किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो फार आप जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब हम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो फिक्स्ड एफओएच आई होप आपको समझ आ गई है। वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे प्रोडक्ट का पार्ट बना रहे थे, ठीक है। चलें जी, दैट बीइंग सेड अब हम आगे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों बेटा ऑप्शंस हैं आपके पास, मार्जिनल भी यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी, इसीलिए तो हम दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एंटिटी की मैनेजमेंट की उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉलो करना चाह रही है। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं पैक क्वेश्चन बैंक के भी, और साथ ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। स्टडी टेक्स्ट अगेन मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या आज जो है वो रीड करना है, ठीक है। कौन से पेजेस हैं, बहुत अच्छी इसमें कुछ चीजें भी दी हुई थी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, तो वो मैं बता देती हूँ कि कौन सा चीज आपके लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे उसने आपको बता दिया, दिस चैप्टर डील्स विद कंप्यूटेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट अंडर दीज टू अप्रोचेस एंड प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स देयर ऑफ, ठीक है। यानी कि ये सब हम इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए देखेंगे कि मैनेजमेंट का मार्जिनल कॉस्टिंग के अगर करते हैं तो फिर कैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इनकम स्टेटमेंट सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, एंड दैट इज यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली। The starting point is the cost behavior and especially the problem of per unit varied cost, fixed cost handled through normal capacity as per IS2. Main focus is on income statements under the two approaches with some adjustments therein, ठीक है। की पॉइंट आपके पास क्या है, अगेन ये चीज जो है ये मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करें इसके ऊपर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। दोनों में अपेरेंटली फर्क हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है फिक्स्ड एफओएच का, यस और नो।
कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे, और मार्जिनल में क्या होगा फिर, जो फिक्स्ड एफओएच थे उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं जाने तो वो है ना, फिक्स्ड एफओएच कहीं ना कहीं जाने तो है, किस तरीके से हम उनको क्या कहेंगे फिर कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच आर व्हाट, देन दे आर पीरियड कॉस्ट। इसका मतलब है, बात समझ आ गई ना? कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंस होगा या तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इन अदर वर्ड्स वो या तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में आएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा, यस, या फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, या फिर वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पीरियड कॉस्ट, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक या का पार्ट जो बनते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है जनाब। तो या तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंस, या वो पीरियड कॉस्ट बनेगा। तो अगर फिक्स्ड एफओएच में कह रही हूँ कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? वो फिर पीरियड कॉस्ट है, ठीक है जनाब। इट विल बी एक्सपेंस, एक्सपेंस आउट तो हर चीज होनी है, लेकिन किस हेडिंग के अंदर होनी है, किस टाइटल में होनी है, वो डिपेंड करता है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो फिर पीरियड कॉस्ट होगा। चलें जी आगे चलते हैं। नहीं मोहम्मद साइम, अब ये जो आप कह रहे हो ना कि वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद डिडक्ट होगा, अभी हम फॉर्मेट्स के ऊपर आते हैं इनकम स्टेटमेंट्स के, ठीक है, वो फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट यूनिट्स, ठीक है जनाब। दस स्टॉक इज वैल्यूड एट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट and fixed manufacturing overheads are charged in the profit and loss account of the period in which the units are sold. Now this is very important. हर आइटम ऑफ एक्सपेंस एसओसीआई में एक्सपेंस आउट तो होता ही होता है, भले वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो भले वो पीरियड कॉस्ट हो। क्या बात समझ आई? कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इनडायरेक्ट मटेरियल ले लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इज एन एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज एन एक्सपेंस, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस आउट तो वो होगा एसओसीआई में। मेरी बात समझ आ रही है ना? इन द इनडायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड अल्टीमेटली एसओसीआई में एक्सपेंस आउट होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, ये भी एसओसीआई में एक्सपेंस आउट तो होना ही है। तो इतनी बात आप अब जरा क्लियर कर लें, भले कोई आइटम प्रोडक्ट कॉस्ट हो भले कोई आइटम पीरियड कॉस्ट हो, एक्सपेंस आउट तो एसओसीआई में दोनों ने ही होना है। फर्क सिर्फ किस चीज का है? मोहसिन ने उसको कह दिया, फर्क सिर्फ टाइमिंग का है। प्रोडक्ट कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगा व्हेन द आइटम इज सोल्ड, ठीक है। अब मैंने किसी आइटम को मैन्युफैक्चर किया आज के दिन और मैं उसको बेचूं 3 साल के बाद, मेरा वो आइटम, वो मेरी कॉस्ट जो है वो एसेट के अंडर ही आती रहेगी अंटिल दैट आइटम इज सोल्ड। जैसे ही वो आइटम सेल होगा वो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। अंटिल देन इट विल बी क्लासिफाइड अंडर क्लोजिंग स्टॉक एवरी एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड एंड इट विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट अंटिल द आइटम इज सोल्ड। मेरी कोई भी चीज प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, इट विल remain under my asset, under the heading of my asset until that item is sold. तो ultimately वो product cost जो है वो expense out होगा। Direct material, indirect material, direct labor, other production overheads that are part of my product cost, they will be expensed out at the time of sale. Is that clear? Period cost on the other hand, for example, मैंने आज के दिन कोई चीज मैन्युफैक्चर की है ना, आज के दिन मैंने कोई एक आइटम मैन्युफैक्चर किया है, उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट कॉस्ट हैं they will not be expensed out right now, they will be expensed out at the time of sale. लेकिन आज के दिन जो मैंने पीरियड कॉस्ट इनकर किए हैं, they will be expensed out in the current period. उनका सेल से, उनका इन्वेंट्री से, प्रोडक्ट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यही मेन मसला है ना, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का इशू है। Fixed manufacturing overheads are charged in the profit and loss account of the period in which the units are sold. ये मेन फर्क है, क्योंकि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट कॉस्ट कब एक्सपेंस आउट होता है? एट द टाइम ऑफ सेल थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है जनाब।
stock is valued at marginal or variable cost and fixed manufacturing overhead. देखिए अब इसमें फर्क आ गया. Fixed manufacturing overhead ऊपर क्या थे? They are charged in the profit and loss account of the period in which the units are sold. यहाँ पे क्या कह रहा है? Fixed manufacturing overheads are treated as period cost and are charged in the profit and loss account of the period in which the overheads are incurred. बात समझ आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. यहाँ पे कह रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन द यूनिट्स आर सोल्ड. यहाँ पे कह रहा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द यूनिट्स आर सोल्ड, जिस पीरियड में आपने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर कर लिए उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जिस पीरियड में इनकर हुए उस पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, बल्कि जब वो यूनिट सेल हुए, क्योंकि ऊपर वाले केस में वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, नीचे प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहा, वो पीरियड कॉस्ट है. इज दैट क्लियर? और क्रिस्टल क्लियर हो गया. दोनों में फर्क मेन है ही फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, बाकी सारी चीजें तो सेम ट्रीटमेंट है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों के अंदर. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया दोनों में. ठीक है, यहाँ तक हो गया. चलें, जबरदस्त हो गया. आगे चलते हैं. फिर वो कह रहा है कि टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IAS 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मस्ट बी यूज्ड. ये बात तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आपने हर हाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी है, जो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते आ रहे हैं. इससे पहले तो आपने ये बात पढ़ी नहीं थी कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे. ये बात तो आपने पढ़ी नहीं थी. हमने तो हमेशा वर्किंग क्या किया है कि प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल फैक्ट्री ओवरहेड. यस, तो ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं तो उसका मतलब है कि वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और वो हमने फॉलो करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी if and but either marginal or absorption costing can be useful for internal management reporting. यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप या तो मार्जिनल इस्तेमाल कर सकते हैं या एब्जॉर्प्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपके पास ऑप्शन है. द चॉइस मेड विल अफेक्ट. अब क्या क्या चीजों को अफेक्ट करता है वो? प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट निकलेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंट निकलेगा. क्यों भाई, क्यों डिफरेंट निकलेगा? उसकी वजह ये है, हाँ जी, ऑडिट के लिए मैं ऑफ करने लगी हूँ, बस ये सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. क्यों प्रॉफिट डिफरेंट होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो डिफरेंट आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो डिफरेंट आएगा. उसमें वजह यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्सपेंस आउट होना है द टाइम ऑफ सेल, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस आउट होना है ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट? तो फर्क तो आएगा ना. फिर मैं अगर एक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ करंट ईयर का, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं करी, क्यों? क्योंकि इस साल प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, तो मेरा नेट प्रॉफिट डिफरेंट आएगा. और अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई जिसमें मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड, तो फिर तो मेरा प्रॉफिट डिफरेंट आएगा. इसके अलावा भी एक फर्क है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज का भी. ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में, मेरी बात गौर से सुनिएगा, बस इस पे मैं क्लोज करूंगी. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड. यस, मार्जिनल के अंदर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर निकालूंगी तो वो डिफरेंट आएगी ना एब्जॉर्प्शन से. एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट में FOH भी आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड भी आ रहा है ना, फिक्स्ड FOH भी आ रहा है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड FOH नहीं आ रहा. तो फर्क हुआ है ना. मैं वही 1000 यूनिट्स की फिगर दूसरी निकालूंगी, डिफरेंट निकालूंगी मार्जिनल के अंदर, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट होगी. और आपको ये बात पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से ताल्लुक है, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स अगर डिफरेंट है तो उसका मतलब है प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा. वेरी गुड. ठीक है, द वे इन विच प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड. अब हमने कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट्स भी डिफरेंट बनेंगे. मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़े डिफरेंट तरीके से बनेंगे. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो आपको पता है ना, इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस अदर एक्सपेंसेस, यस, नेट प्रॉफिट, है ना. ये सिंपल है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट तो हमने वही जो पढ़ते आ रहे हैं वही है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस. इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. और मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट फिर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट तरीके से बनता है. ठीक है, तो वो हमने इंशाल्लाह देखना है. ठीक है जनाब, तो इसको फिर इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे. मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो बाइफिकेशन है वो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है और बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के लिए है ना सारा. ये जो सारी हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसका अल्टीमेट कल क्लाइमैक्स किस पे होता है? सारी वर्किंग हम करते हैं EOQ निकालना,
ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए अल्टीमेटली ना कोई स्ट्रेटेजी फिर हमने डिवाइस करनी है। ईओक्यू कैलकुलेट करके क्या करते हैं, यू हैव टू डिसाइड इफ यू वांट टू गो विद ईओक्यू और नॉट। यस, सारा डिसीजन मेकिंग ही तो है अल्टीमेटली। ठीक है, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप कर रहे हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, इफ यू गो फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग तो फिर उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, यू विल टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो यस, ठीक है, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आज फिर मैं आपको सिर्फ वही असाइनमेंट है आपका कि यू हैव टू क्या कहते हैं, अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं अपलोड किया तो यू गॉट 2 days टू अपलोड देम। ठीक है, और ऐसे रीड करने के लिए फिर मैं भी आपको कुछ नहीं दे रही, क्योंकि हमने बिल्कुल हल्का फुल्का इसको डिस्कस किया है। कल पे जब हम थोड़ा सा और प्रोग्रेस करेंगे अपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। अच्छा जी, टेस्ट का जरा बता दें, ओवरहेड का टेस्ट में कब रखूं? थर्सडे आज हो गई है, सैटरडे संडे फाइन, अगेन ओवर द वीकेंड रख लूं? ठीक है, ओवरहेड में तो इतनी ज्यादा कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे इज गोइंग टू बी ओवरहेड का टेस्ट इंशाल्लाह। तो मेरा आज हम लोग का ट्रेंड ही बन गया है कि हम लोग वीकेंड्स पे टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो सैटरडे संडे कितना बनता है, 16th and 17th of November आर गोइंग टू बी योर ओवरहेड का टेस्ट इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।